गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पहले हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे फर्स्ट वीडियो डाला था, जिसमें हमने देखा था कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। हमने ये भी देखा था कि ब्लड में से जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स WBC यानी श्वेत रुधिरी कणिकाएं, RBC लाल रुधिरी कणिकाएं एंड ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और WBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी और हमने इस विशेष रूप से ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखा था। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था। उसमें हमने देखा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी किस तरह से हमारे बॉडी में बन रहे थे और गामा ग्लोबुलिन की हमने बात की थी और हमने देखा था कि किस तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर से विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब इंटर कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में अपना रोल प्ले कर रहा था। आज हम बात करेंगे कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ बनते हैं। साथियों, आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह 6 से लेकर के BSc तक के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स TGT, PGT, LIC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई से क्या वास्ता है। लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप इंसान तो हो। इंसान होने के नाते आपका डॉक्टर से सामना होता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो और ब्लड का टेस्ट कराते हो, तो उसमें क्या होता है आज इसको हम जानेंगे। साथियों, अगर हम सोचें कि हमारे जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं और हमारे बॉर्डर पे अगर सैनिक ना हो तो फिर क्या होगा। किस तरह से जो आतंकवादी हैं या मानवता के दुश्मन हैं वो हमारे देश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अमन और चैन छीन लेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने बॉर्डर पे सेनाओं को नहीं रखता है। तो क्या प्रकृति हमारे शरीर को इतना अनोखा बनाई है, क्या वो रब हमारे लिए मेहरबानी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो हमारे लिए मेहरबानी किया है और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सोल्जर्स बना के रखे हैं जो इस संसार में हम ही अकेले नहीं हैं, बहुत से अन्य जीवधारी भी अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, ये सब भी अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो उनसे हम कैसे बचेंगे? हमारे बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम है, हमारे बॉडी के सोल्जर्स क्या हैं, उन्हें हम जानेंगे। साथियों, सोचें कि हमारे सोल्जर्स अपने जीवन का बलिदान करके किस तरह से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। हम बड़े अमन चैन से जो है अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी प्रकृति ने ऐसे सोल्जर्स फिट किए हैं जो हमारे बॉडी को सुरक्षित बनाए हुए हैं विभिन्न प्रकार के माइक्रोब से लड़ करके। तो आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपसे कहूँ कि लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस किस तरह का दिखता है, या ग्रेनुलोसाइट है या ए ग्रेनुलोसाइट। मैं आपसे बात करूं कि इयोसिनोफिल को और क्या कहते हैं, हेट्रोफिल क्या है, बैसोफिल क्या है। तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा कि ग्रेनुलोसाइट कौन है और ए ग्रेनुलोसाइट कौन है, मिनी न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियर सेल या ल्यूकोसाइट्स कौन है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल या ल्यूकोसाइट्स कौन है, किसे हम एसिडोफिल किसे कहते हैं, हेट्रोफिल किसे कहते हैं। ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आपने कई जगह पढ़े होंगे, कई किताबों को पढ़ा होगा और कई जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन आपके कन्फ्यूज़न बरकरार होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जो नहीं पढ़ पाए हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे। तो आइए साथियों, देर न करते हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग साथियों बात करेंगे WBC, जिसके बारे में हम लोगों ने
पहले बात किया था, WBC, जिसे हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है। हमने देखा था वहां 5000 से लेकर के 9000 की संख्या होती है। पर यहां हम देख रहे हैं कि ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है आरबीसी की तुलना में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की तुलना में। हमने बात किया था कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है मिलियंस में होती है, 5 to 5.5 मिलियंस पर ml। जिस तरह से साथियों हमारे देश की जनसंख्या है, जनसंख्या निश्चित रूप से ज्यादा है, क्या उसी अनुपात में हमारे सैनिक हैं? नहीं है। सैनिकों की संख्या कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनकी संख्या कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं, आम पब्लिक से उनकी संख्या कम है लेकिन देश की सुरक्षा में अपनी जान लगा देते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये WBC क्या है या ल्यूकोसाइट्स क्या है और ये हमारे बॉडी के लिए कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। साथियों, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कौन सी समस्या है, सबसे पहले डॉक्टर जो है आपका एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए लिखता है, कहता है कि आप ब्लड टेस्ट करा के आइए। और उस पर्ची में आप देखिएगा यहाँ लिखा रहता है TLC एंड DLC, इसके अलग अलग पैसे आपको देने पड़ते हैं। TLC का मतलब क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आपके शरीर में टोटल ल्यूकोसाइट कितने हैं, उनकी संख्या कितनी हुई है इस समय। और DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर इस टेस्ट को लिखता है, TLC और DLC करा के आओ। तो जैसे ही ब्लड की रिपोर्ट आती है उसमें देखा जाता है कि टोटल ल्यूकोसाइट कितनी है, क्या ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ गई है। नॉर्मल जो रेंज है 5000 से 9000 पर ml की, क्या उससे ज़्यादा है? ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में कोई न कोई प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को जानने के लिए फर्दर वो टेस्ट लिखते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर देखते हैं कि बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट तो बढ़े हुए हैं, इनकी श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन वो बढ़ी क्यों है? किस तरह के ल्यूकोसाइट्स बढ़े हुए हैं? रियल में प्रॉब्लम क्या है? मोनोसाइट बढ़े हुए हैं, लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं, इओसिनोफिल बढ़े हुए हैं, बैसोफिल बढ़े हुए हैं या न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं? किसके कारण ये समस्या आ रही है उसको जाना जाता है। जैसे साथियों, जब हमारी सेनाएं बॉर्डर की तरफ मार्च करती हैं तो आम आदमी समझ जाता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई देश पे समस्या है। संख्या यूं ही नहीं बढ़ जाती। जो सैनिक होते हैं वो प्रायः सिविलियन एरियाज में नहीं रहते, उनके रहने के अलग कैंप हैं, उन स्पेसिफिक एरिया में वो रहते हैं। लेकिन जब देश पे आपदा आती है तो वही सैनिक बाहर निकल के आते हैं। कि बाहर जब आएंगे तो टैंक, तोप या वाहन या अन्य चीज़ें भी उन्हीं रोड पे जिस पे हम और आप चल रहे हैं, उन्हीं रेलवे ट्रैक पे, उन्हीं सड़कों पे दिखाई देने लगते हैं। तो क्या हमें एंट्री मिलती है वहाँ जाने की? नहीं मिलती है। निश्चित रूप से जब तक वो पास आउट नहीं हो जाते हैं, सिविलियन को वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम प्रॉब्लम झेलते हैं क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा की बात है। ठीक इसी तरह से ये जो टोटल ल्यूकोसाइट जब बढ़ जाते हैं, TLC से पता चल जाता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई न कोई समस्या है। ऐसे ही ये नहीं बढ़े हैं।
तो उसको जाना जाता है। फिर वो किस तरह की चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, उसको जाना जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। अब हम इसके बढ़ने और घटने के बारे में भी कुछ बातें करेंगे कि जब ये ट्यूटल ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाते हैं तो क्या होता है और किन परिस्थितियों में ये बढ़ जाते हैं, और जब ये हमारे बॉडी के अंदर इनकी संख्या कम हो जाती है और किन परिस्थितियों में कम होती है तो हम किस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आइए देखते हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ गई, सपोज कर ले इनकी संख्या बढ़ गई, तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, ये जो WBC की संख्या या श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जैसे ही हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ये क्यों होता है? बढ़ने का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, यानी कोई न कोई माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए हैं, प्रवेश कर गए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए ये सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर पे दुश्मन आ जाते हैं तो वहां सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, ठीक इसी तरह से इसका बढ़ना, जनरल पीस जब रहती है तो बॉर्डर पे बहुत ज्यादा सैनिक नहीं होते, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आती है तो बॉर्डर पे सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर जब WBC की संख्या बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर समस्या है, कोई न कोई माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर इंटर किए हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस इसको कहते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक और परिस्थिति में जब बढ़ जाता है इसकी संख्या तो हम इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया, और ये ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो ल्यूकेमिया की स्थिति बनती है और आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक रोग है। ठीक इसी तरह से जब हमारे बॉडी के अंदर इन ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाती है तो इसको हम एक और टर्म देते हैं ल्यूकोपीनिया। पीनिया शब्द से आप याद रखें, पीने से, जैसे कोई चीज है उसको हमने पी लिया तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो ल्यूकोपीनिया को याद रखें। जब हमारे बॉडी के अंदर इन नॉर्मल रेंज से यानी बिलो 4000 पर ml, जब इनकी संख्या बिलो 4000 पर ml हो जाती है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये प्रायः जैसे टीवी में आप देखे होंगे ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें इनकी संख्या कम होती है, तो डॉक्टर इसको देख के ही पता कर लेता है कि इसकी संख्या काफ़ी कम है, इसका मतलब ये टीबी से सफ़र कर रहा है। साथ ही साथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन की कमी अगर हो गई बाद बॉडी के अंदर तो भी जो है इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब हम अगर मोटे रूप में एक और टर्म की बात करें जिसको हम डायपीडेसिस, कोशिका पारण, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका पारण। ये जो हमारे WBC है ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। जब शरीर में आपदा आती है तो ये जिस तरह से एक अमीबा होता है, सीडोपोडिया झूठे कुटपाथ बना करके और चलता है, एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी ये WBC, अभी हम देखेंगे कि इनके कितने पार्ट्स हैं और कैसे ये रोल प्ले करते हैं। ये हमारे WBC डायपीडेसिस यानी अमीबॉयड मूवमेंट, डायपीडेसिस मतलब अमीबॉयड मूवमेंट, जिस तरह से अमीबा एक जगह से दूसरी जगह को जाता है ठीक इसी तरह से ये अमीबॉयड मूवमेंट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाकर के और जो माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। जहां तक हम इनके लाइफ स्पान की अगर बात करेंगे, सैनिकों के जीवन की लाइफ स्पान को देखें, ल्यूकोसाइट्स की लाइफ स्पान, इनकी जीवन अवधि क्या होती है, तो
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सैनिक जो देश में काम कर रहे हैं उनकी जीवन अवधि क्या है, उनकी जो लाइफ स्पान है वो किस रेंज में, किस एरिया में उनकी पोस्टिंग है, उस पर डिपेंड करती है। अगर बॉर्डर पे है, बीएसएफ में है, या कश्मीर में है, नक्सली एरियाज में है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो सैनिक नॉर्मल एरियाज में जिनकी पोस्टिंग है उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा होती है, वो अपने लाइफ को बुढ़ापे तक भी जी लेते हैं। लेकिन जो सैनिक हमारे डेंजर जोन में उनकी पोस्टिंग है तो वो अपने लाइफ स्पान को जी नहीं पाते हैं, आज है कल नहीं है। ठीक इसी तरह से इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये फ्यू डेज भी हो सकता है, फ्यू डेज से लेकर के ईयर्स तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जहां तक ईयर्स की बात है तो इसमें हम देखेंगे जो इम्यून सेल है या मेमोरी सेल है या वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लगता है, इसमें जो चीजें काम करती हैं, यानी यहां पे जिनकी पोस्टिंग है ये तो अपने लाइफ को ज्यादा दिनों तक जी पाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स रहे ल्यूकोसाइट्स के या श्वेत रुधिर कणिकाओं के। अब हम बात करेंगे कि ये श्वेत रुधिर कणिकाएं किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इनके टाइप क्या है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जहां तक हम इस श्वेत रुधिर कणिका की बात करेंगे तो हम देखते हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा है ऐसी कणिकाएं श्वेत रुधिर की जो कणिका विहीन होती हैं, यानी जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, और ऐसी कणिकाएं जिनमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो ग्रेन्यूल पाए जाने के आधार पे और ग्रेन्यूल न पाए जाने के आधार पे इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। आइए देखते हैं कि उन्हें हम क्या कहते हैं। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के प्रकार, इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला हमारा ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मिनी न्यूक्लियर और मिनी न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। ये मिनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियोसाइट्स हैं, या इसी को एक और हम नाम देंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स। दूसरा हमारा है पॉलीन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। या इसी को हम कहेंगे ग्रेनुलोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है ग्रेन्यूल के आधार पे दो पार्ट में बांटे गए हैं, जिसे हम मिनी न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट या एक ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट, पॉलीन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये मिनी न्यूक्लिएटेड और ए ग्रेनुलोसाइट्स। मोटे रूप में अगर हम देखें तो यह पुनः जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसके दो भाग हो जाते हैं, जिसे हम लिम्फोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स कहते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं या ग्रेनुलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ये 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। पहला हमारा है न्यूट्रोफिल, या इसी को एक और नाम देते हैं हेट्रोफिल्स। दूसरा है इयोसिनोफिल, या इसी को हम एसिडोफिल भी कहते हैं। तीसरा हमारा है बैसोफिल, इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं और इसमें ग्रेन्यूल कणिकाएं इसमें नहीं है, इसीलिए इनको एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अभी इसको हम डिटेल देखेंगे। और इसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इनको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स या इनको हम मिनी न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जहां तक इनकी मात्रा की अगर हम बात करें मोटे रूप से, तो हम देखेंगे कि ये लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के अंदर 20 से लेकर के 25% तक पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी मात्रा जो है 3 से लेकर के 8% तक होती है। जहां तक न्यूट्रोफिल की बात हम करें तो ये देखते हैं कि 60 से लेकर के 65% तक होती है। और इयोसिनोफिल की अगर हम बात करें तो 2 से लेकर के 3% तक होती है। और बैसोफिल की बात करें तो 0.5 to 1% की बात होती है। जहां तक लाइफ स्पान की हम बात करें कि इसमें मोटे रूप से किसका जीवन अवधि कितनी है, तो आप देखेंगे कि जो लिम्फोसाइट होते हैं, ये इनकी जो जीवन अवधि होती है ये फ्यू डेज होती है, बहुत दिनों के मेहमान नहीं होते हैं, क्योंकि इनका काम अभी हम देखेंगे कि कितने खतरनाक डेंजर जोन में कितने डेंजर जोन में रहते हैं। तो फ्यू डेज इनकी लाइफ स्पान है, कुछ दिनों के। और जब हम मोनोसाइट की बात करते हैं तो लेस 24 आवर्स, 24 घंटे से कम इनकी जीवन अवधि होती है। इनका हम देखेंगे तो 10 से लेकर के 12 घंटे के मेहमान होते हैं। और फिर हम जब न्यूट्रोफिल के बाद इयोसिनोफिल की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 18 घंटे आवर्स की इनकी लाइफ स्पान होती है। और जब हम बैसोफिल की बात करते हैं तो देखेंगे कि 8 से लेकर के ये 12 घंटे, 10 से 12, 8 से 12, ये इनकी लाइफ स्पान हुआ करती है। अगर इनके हम शेप की बात करें तो मोटे रूप में हम एक अप्रॉक्स वैल्यू की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि नियर अबाउट 8 माइक्रोन, ये भी 8 माइक्रोन, और ये जो है नियर अबाउट 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और 10 माइक्रोन, ये इनकी लाइफ स्पान होती है। इन पे डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जा रही है वो किस में पाई जा रही है? न्यूट्रोफिल। यहां देख रहे हैं एल एम एन। तो सबसे इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें एन सबसे बाद में आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल की है। न्यूट्रोफिल के बाद हम देख रहे हैं 60 से 65% इसकी मात्रा पाई जा रही है। इसके बाद हमारी जो है ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट से कम जो है हम देख क्या रहे हैं यहां पे? मोनोसाइट है, मोनोसाइट। और उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं कि इयोसिनोफिल का नंबर है। और फिर हम देख रहे हैं कि लास्ट में बेसोफिल का नंबर है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आप बताएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है और क्या होती है। तो ये तो रहा हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे
प्रत्येक को देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। हम एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम ए ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे और फिर हम प्रत्येक को डील करेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि किस तरह से ए ग्रेनुलोसाइट हमारे बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि ए ग्रेनुलोसाइट में जो लिम्फोसाइट हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, इनका काम क्या है। लिम्फोसाइट या मोनोसाइट कितने लोब में पाए जाते हैं, उनका न्यूक्लियस कैसा दिखता है और ये किस तरह से अपने शेप को बदल करके हमारे बॉडी के लिए सुरक्षा करते हैं। हम एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे कि इनका न्यूक्लियस किस तरह का होता है और इसे हम क्या कहते हैं। आप अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत में आपको एहसास हो जाएगा कि WBC क्या है और बिल्कुल याद भी हो जाएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको इस क्लास में ये चीज़ें याद हो जाए। आइए सबसे पहले हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, जिसमें हमने बात की थी लिम्फोसाइट्स की। सबसे पहला जो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट है वो है हमारा लिम्फोसाइट। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। यल से आप याद करिएगा लड़ाई, यल से लड़ाई, लड़ने का काम। और एक चीज और याद करें आप, लेमन। लेमन मतलब होता है नींबू। तो ये नींबू कैसा होता है, इसका शेप गोल होता है। तो इससे रिलेट करके आपके समझ में दो बातें आ गई कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, गोल होता है और ये लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमने देखा था कि किस तरह से इनका जीवन जो है काफी कम दिन का है और ये क्या करते हैं अब हम यहां जानेंगे। जहां तक इन लिम्फोसाइट्स की बात है, ये कहां बनते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। इनका प्रोडक्शन कहां होता है या फॉर्मेशन कहां होता है। वैसे तो सारी चीजें जो है हमारे बोन मैरो में बनती हैं। जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो अस्थि मज्जा होती है, जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाए होंगे तो देखे होंगे कि हड्डियों को लोग चूसते हैं तो उसमें से कुछ बाहर निकल के आता है, वही अस्थि मज्जा है। हम जानेंगे कि अस्थि मज्जा क्या है और किस तरह से ये बोन जो हमारी है, जो हड्डी है, लॉन्ग बोन जो होती है, उसके अंदर जो बोन मैरो पाई जाती है वो किस तरह से हमारे ब्लड को बनाती है, इसको हम जानेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन इतनी बात बताता चलो, कुछ बोन मैरो में पाई जाती हैं। बोन मैरो में ही सारी चीजें बनती हैं, चाहे वो WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स हो। उनकी माँ जो है, उनकी पैदाइश वही बोन मैरो से ही होती है, उसको हम आगे जानेंगे। तो यहां मैं बात कर रहा था कि ये फॉर्मेशन इनका कहां होता है, तो बनती है बोन मैरो में ही। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स हैं विशेष रूप से इस कई तरह से चीजें आती हैं, जैसे लिम्फ टिश्यू, लिम्फ टिश्यू में बोलिए, या लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में बनती हैं, या बोन मैरो, थाइमस बोल लिया। रियलिटी में होता क्या है, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो से निकल करके जब बोन मैरो में बनते हैं, बनने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम है, जो खून की जो नदियां हैं, जो धारा है, जो आप कहें कि कैपिलरी है या वाहिनियां है, धमनी है, उसमें प्रवेश करते हैं। और उसमें प्रवेश करने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। ये मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं थाइमस में जाकर के।
हाँ, तो दोस्तों देखते हैं, तो इनका फॉर्मेशन जो है बोन मैरो में होता है या इनका लिम्फ नोड में भी होता है, लिम्फ टिश्यू, और वो बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में जब आते हैं तो थाइमस नामक जो ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें जाके ये मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। इनके कार्य को अगर आप देखें तो फंक्शन जो होता है इसका एंटीबॉडी का होता है, यानी शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी का मतलब यह है कि कोई चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है जो बाहर की है, उसको निकालने के लिए बॉडी जो है एक अलग एंटीबॉडी बनाती है जिससे वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका मेन काम है एंटीबॉडी, यानी जो माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर इंटर किए हैं उनसे लड़ करके ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है। अगर हम इनके शेप को देखना चाहें तो अभी मैंने बताया कि ये नींबू जैसे दिखते हैं, ये गोल आप बना लीजिए, और इसका केंद्रक जो है गोल होता है नींबू जैसा। इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां हमने ग्रेन्यूल नहीं बनाया है। तो ये है हमारा लिम्फोसाइट। आप जानते हैं कि यह न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये है लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट भी जो है दो प्रकार का होता है, इसको हम फर्दर बांट सकते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। आइए देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है। टी लिम्फोसाइट भी कई तरह के इसमें सेल पाई जाती है। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, टी किलर या साइटोटॉक्सिक सेल। टॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल, और ये भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। इसे हम इम्यून वाले चैप्टर में डिटेल जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आपको बताता चलूं कि ये जो टी हेल्पर सेल है, कंट्रोलर ऑफ, हेल्पर का मतलब सहयोगी कोशिका है, कंट्रोलर ऑफ ऑल इम्यूनिटी सेल, कंट्रोलर ऑफ ऑल इम्यूनिटी सेल ये होती हैं। इम्यूनिटी की जो सेल होती हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं, टी हेल्पर सेल। तो इस बात को आप समझिए। टी जो किलर सेल होती हैं ये इसको हम साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन ये रिलीज करती हैं, परफोरीन नाम का प्रोटीन ये रिलीज करती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर सेल होती है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। यानी कैंसर कोशिकाएं जो हमारे बॉडी के अंदर बन रही हैं, अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ द सेल आर नोन एज कैंसर। जो कोशिकाओं का अनडिजायरेबल या अनकंट्रोल ग्रोथ होता है वही तो कैंसर होता है। तो इसमें एक साइटोटॉक्सिक होती है या परफोरीन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती हैं, जिनसे कैंसर होने की संभावना को ये ख़त्म करती हैं। जब तक ये सही ढंग से काम कर रहा है, टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल काम कर रही हैं, तब तक हमें कैंसर नहीं होता है। दूसरी होती है सप्रेसर सेल। जब ये कोशिकाएं हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि जब आदमी कोई गुस्से में हो जाता है तो अपने पराये का भेद नहीं करता है, वो दूसरे को भी मारता है, तो अपने लोग भी उसके अंदर आते हैं तो उनको भी हाथ लगा देता है। तो इसी तरह से ये जब हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं तो ये अपने और पराये को नहीं ध्यान देती हैं और हमारी कोशिकाओं को मारने लगती हैं। ये तो बड़ी गलत बात है कि हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनकी भी हत्या हो जाए। तो उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, समझाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर टी सप्रेसर सेल होती हैं, जो इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करती हैं, उसको सप्रेस करती हैं, नीचे लाती हैं कि ऐसा ना करो, और ये होती है मेमोरी सेल। तो इस तरह से इसे हमने देखा, दो चीज़ें हो गई। और बी लिम्फोसाइट हो इसमें हम देखते हैं मेमोरी सेल, ये कोई बैक्टीरिया आज प्रवेश किया है, फिर अगले फ्यूचर में जब आएगा तो ये वहाँ पे काम करती हैं, दोनों मेमोरी सेल होंगे। फिर प्लाज्मा सेल से ये बी लिम्फोसाइट्स, यही प्लाज्मा सेल जो है हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, और एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर से इनको बाहर निकालते हैं। अब हम एक थोड़ी सी बात करें, अगर एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रवेश कर जाए तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो ये एंटीजन हमारे बॉडी के सेल के अंदर घुस जाए, या तो
एंटीजन बॉडी के बाहर रहे। तो जब बॉडी के अंदर ये एंटीजन प्रवेश कर जाता है, कोई जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ें जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो इसको समाप्त करने के लिए, इनका टिकट काटने के लिए ये टी लिम्फोसाइट, टीसी से आप याद करिएगा, टिकट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट काटने के लिए ये अंदर जो सेल के अंदर माइक्रो प्रवेश कर गए हैं, ये टी लिम्फोसाइट यहाँ पे काम करती हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, इनकी टीसी काट देती हैं। तो इसके लिए एक ये जो सेल होती है, इसके अंदर एक साइटोकाइन नाम का एक स्मॉल प्रोटीन होता है, इसको रिलीज करती हैं, इसको बाहर निकालती हैं, और ये साइटोकाइन नाम का जो प्रोटीन होता है यहाँ पे रिएक्ट करता है। और ये जो बाद की जो सेल है, जो सेल के अंदर जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज, उन मैक्रोफेज को ये अलर्ट कर देती है, उनको जगा देती है, जिसके वजह से ये मैक्रोफेज जो है इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसको हम सेल, चूंकि सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम इंट्रासेल्युलर मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर गए उनको न्यूट्रलाइज करता है, साथ ही साथ जो चीज़ें इसके अंदर मर जाती हैं उनको भी निकाल करके साफ सफाई का काम करता है। दूसरी जो बात हम आती होती है, ये बी लिम्फोसाइट की बात अगर हम करें, तो ये जब बी लिम्फोसाइट, इसके बाहर जो चीज़ें रह जाती हैं, जिसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं, इसके बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमर, बॉडी सेल के बाहर जो फ्लूइड या द्रव पाए जाते हैं उसको ह्यूमर नाम देते हैं। तो इसमें ह्यूमर में एंटीबॉडी काम करते हैं, और ये एंटीबॉडी उसको, जो एंटीजन होते हैं उसको आपस में चिपकाते हैं, लेकिन इनकी संख्या चूंकि कम पड़ती है, तो फिर यहाँ से ये इसकी टी हेल्पर सेल, यही साइटोकाइन सीक्रेट करती हैं, जिसके कारण जो है साइटोकाइन इस पे इसकी सहायता करता है, और ये सहायता के बाद जो है ये ब्लड प्लाज्मा को प्रेरित करता है कि यह एंटीबॉडी बनाए। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये लिम्फोसाइट है और किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, विशेष रूप से ये टी हेल्पर के माध्यम से और बी सेल के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब या इंटर करने वाले माइक्रोब को न्यूट्रलाइज करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मोनोसाइट हमारा क्या है। दूसरा जो हमारा है मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब एम फॉर मैक्रोफेज। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट की। मोनोसाइट्स, यम से आप याद रखेंगे, यम इज इक्वल टू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज यह भी यानी भक्षक, ये भक्षक कोशिकाएं हैं। ये अभी हमने देखा था कि 3 से लेकर के 8% तक पाई जाती हैं, और ये मैक्रोफेज का काम करती हैं, भक्षक कोशिकाओं का काम करती हैं। भक्षक कोशिकाओं की बात करें या मैक्रोफेज की बात करें, तो आपने देखा था कि मैक्रोफेज जो है लीवर में भी होते हैं, इनका नाम अलग है। जैसे लीवर में हमारा है कुफर सेल, कुफर सेल इनका नाम है। लीवर की जो मैक्रोफेज होती हैं उनको हम कहते हैं कुफर सेल। इसी तरह से लंग की जो मैक्रोफेज होती हैं उसको हम कहते हैं डस्ट सेल, डस्ट सेल। और इसी तरह से हमारे ब्रेन की जो मैक्रोफेज होती हैं उसको हम माइक्रोवियल सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ब्रेन में विभिन्न प्रकार के, ब्रेन में या लंग में या लीवर में जो मैक्रोफेज पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेज का काम कर रहा है वो है मोनोसाइट्स। यानी इस मोनोसाइट्स के माध्यम से जो बाह्य एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश किए हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो इनका काम है, मुख्य रूप से इनका काम है कि फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं, जो जीवाणु विषाणु या जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
अब ये जो मोटी मोटी इनका अगर हम देखें तो थोड़ा सा इनका जो शेप अगर देखें तो ये जो अभी हमने देखा लिम्फोसाइट, ये भी ग्रेनुलोसाइट है। लिम्फोसाइट थोड़ा इससे छोटा था और ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, लेकिन जहां तक इसके न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसका केंद्रक जो है किडनी शेप होता है, सेम के बीच के आकार का या किडनी शेप होता है। इसे केंद्रक को याद रखिएगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स क्या हैं और मोनोसाइट्स क्या हैं और इनका केंद्रक किस तरह का दिखता है। अब आइए इनको याद करने के लिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। AG लेमन रोको, AG लेमन रोको। तो देखिए यल इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े आसानी से याद कर पाओगे कि ये लेमन यानी लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस का शेप होता है, आरो का मतलब राउंड होता है। लिम्फोसाइट का लेमन से आप याद कर लीजिए। जैसे लेमन आपके नींबू दिमाग में जब आएगा तो आप जानते हैं कि गोल ही होता है, तो आप दिमाग में बैठा लें कि इसका केंद्रक जो है गोल होता है। जहां तक मोनोसाइट्स की बात है तो के फॉर किडनी शेप, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। AG लेमन रोको, AG का मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ रहे हैं, तो लेमन राउंड है इसका। और यहां एक बात और बताता चलूं आपको कि जनरली जब ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, नॉर्मल स्टेज में होते हैं, सामान्य प्रक्रिया में होते हैं, तो ये राउंड होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्टिव होते हैं तो मैक्रोफेज का रोल प्ले करते हैं और ये इस तरह का रूप बना करके माइक्रोब को भक्षण कर जाते हैं। तो ये हमारा रहा ए ग्रेनुलोसाइट। अब हम आते हैं ग्रेनुलोसाइट की तरफ। साथियों धैर्य बनाए रखिएगा। अभी तक मुझे विश्वास है कि आप ए ग्रेनुलोसाइट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनके रोल को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स की, लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स को आगे बढ़ाने से पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं। आप धैर्य बनाए रखिएगा। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ग्रेनुलोसाइट की बात की थी। आगे बढ़ते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स में हमने बात की थी
सबसे पहला जो हमारा है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल या इसी को हम हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। अभी हम आगे चल करके ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसको हम आसानी से याद कर पाएंगे। अभी हमने देखा कि कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। अब इसके हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। जहां तक इसके PMNC पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, मतलब इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। देखिए जैसे इसमें 2 से लेकर के 5 या कभी कभी 7 लोब तक भी पाए जाते हैं। और चूंकि ये ग्रेनुलोसाइट है, इसमें ग्रेन्यूल भरे रहते हैं। ये ग्रेन्यूल, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट भी कहा जाता है। ये जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, ये आप देख रहे हैं कि 5 से लेकर के 7 तक इसमें न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, केंद्रक पाए जा रहे हैं। इसीलिए विभिन्न शेप पकड़ करके जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो प्रवेश करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। यन से आप याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। जहां तक इसकी स्टेनिंग की बात अगर हम करेंगे, स्टेनिंग आप देखेंगे तो वो चाहे न्यूट्रल हो, एसिड हो, बेस हो, उन सभी से ये स्टेन हो जाता है। इसका मुख्य काम जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो प्रवेश कर गए हैं उन्हें इनगल्फ करना फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसिटिक होते हैं, ये मैक्रोफाज होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रोफिल, अभी आपने देखा था कि न्यूट्रोफिल भी फैगोसिटिक इन नेचर होता है या मैक्रोफाज का काम करता है, और हमारा मोनोसाइट भी फैगोसिटिक इन नेचर होता है। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा फैगोसिटिक नेचर का कौन है, तो आप हमेशा टिक लगाइएगा न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल जो है ज्यादा फैगोसिटिक नेचर का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे न्यूट्रोफिल के बाद हम बात करेंगे इयोसिनोफिल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रेनुलोसाइट्स या ल्यूकोसाइट काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न आते हैं। आइए हम देखते हैं इयोसिनोफिल क्या होता है। इयोसिनोफिल या इसी को एक और हम नाम देते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स इसलिए कहा जाता है कि इयोसिन नाम का एक एसिडिक स्टेन होता है, उससे यह स्टेन हो जाता है, यानी इस पर रंग चढ़ जाता है, इसलिए इसको इयोसिनोफिल के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसका शेप कैसा होता है वो देखें आप। हम जानते हैं कि यह ग्रेनुलोसाइट है, तो ग्रेन्यूल इसमें पाए जाएंगे, लेकिन इसका केंद्रक कैसा होता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ई से आप याद रखिएगा ईयर, ईयर हमारे जो कान होते हैं, इसमें कोई चीज लगाई जाती है तो 2 होता है, हेडफोन जैसे बोलते हैं। तो ये इसका न्यूक्लियस जो है हमारा हेडफोन जैसा होता है। देखिएगा इस तरह से इसका न्यूक्लियस हेडफोन जैसा होता है, लगता है कि इसमें हेडफोन लगा हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा। और ग्रेनुलोसाइट होता है। तो इयोसिनोफिल का अब हम देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस जो है हमारे कान में जैसे लगाया जाता है हेडफोन, उस तरह से होता है, और इसमें 2 लोब एक तरह से आप देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है। अब इसका काम क्या है, देखिए इसके फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन की बात करते हैं तो एंटी हिस्टामिनेस या एंटी हिस्टामाइन उत्पन्न करता है, पहला काम। दूसरा काम इसका जो है एंटी पैरासिटिक होता है, एंटी पैरासिटिक लाइक लाइसोसोम।
एंटी हिस्टामिनेज या एंटी हिस्टामीन ये ऐसा पदार्थ है जो इयोसिनोफिल से निकलता है। यानी जो अभी हम देखेंगे कि बैसोफिल क्या है, तो बैसोफिल में जो एलर्जी के लिए काजिंग चीज़ें होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, एलर्जी के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए, समाप्त करने के लिए एंटी हिस्टामीन होता है। यह एलर्जी के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है। आप ये ना समझिएगा कि इससे एलर्जी होती है, बल्कि ये एलर्जी के प्रभाव को न्यूट्रल करता है, इसीलिए इसको एंटी हिस्टामिनेज या एंटी हिस्टामीन कहते हैं। ठीक इसी तरह से एंटा पैरासिटिक प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। जैसे जो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो ये ऐसा एंटी पैरासिटिक चीज़ें सिक्रीट करता है जो हमारा लाइसोसोम है, जिसको लाइसोसोम है उसके जैसा यह जो है काम करता है, और पैरासाइट के बॉडी पे जब रिएक्ट करता है तो पैरासाइट की बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारा है इयोसिनोफिल। तो हम जानते हैं कि एक बात और आपको बताता चलूँ यहीं पे कि जब जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्केरिस आ गए हैं या वर्म्स आ गए हैं तो इसकी मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जनरली अभी आपने मात्रा देखा था कि ये इसकी मात्रा जो है 2 से लेकर के 3% तक ही है, लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर ये काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम इयोसिनोफिलिया कहते हैं। इयोसिनोफिलिया। तो इयोसिनोफिलिया में एक बीमारी हो जाती है। इयोसिनोफिलिया एक बीमारी है, इसका इंडिकेशन है कि हमारे बॉडी के अंदर इयोसिन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। जैसे वर्म्स, इंसेक्ट के केस में जो हमारे बॉडी के अंदर वर्म्स प्रवेश कर जाते हैं, स्केरिस हो जाता है, तो इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा रहा इयोसिनोफिल। अब हम आते हैं इसका लास्ट बैसोफिल। देखिए बैसोफिल को बैसोफिल्स, ये जो हमारी बैसोफिल्स हैं काम क्या करती हैं? देखिए इसके अंदर जैसे हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर मास्ट सेल पाई जाती हैं, ठीक इसी तरह से इनके अंदर भी मास्ट सेल पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? हिपैरिन का स्राव करती हैं या हिस्टामीन या सेरोटोनिन, नीम का ये स्राव करती हैं। हिपैरिन आप जानते हैं एंटीकोगुलेंट होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है अगर ये ना रहे तो निश्चित रूप से ब्लड हमारा वहाँ क्लॉट कर जाएगा, तो ये एंटीकोगुलेंट होता है। हिस्टामीन जो है ये जब निकलता है, हम धूल लग गई, परागकण निकल गए तो ये ज़्यादा मात्रा में निकल गया तो उससे जो है ये हमें बचाता है। अगर ये हाइपर सेंसिटिव हो गया, ज़्यादा हो गया, तब हमें एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी को ही तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इयोसिनोफिल है, एंटी हिस्टामिनेज वहाँ से निकलता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और ये हमारा है सेरोटोनिन जो वैसोकंस्ट्रिक्टर यानी वाहिका संकीर्ण का काम करता है। वाहिका संकीर्ण के माध्यम से जो हमारा ब्लड प्रवाहित हो रहा है, कई बार हीमोरेज हो जाता है, ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो उस ज़्यादा ब्लड लॉस को या एक्यूट ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए ये सेरोटोनिन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्लड के पार्ट क्या है। अब इसको थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि बैसोफिल दिखता कैसे है। अभी हमने देखा कि न्यूट्रोफिल में 2 से लेकर के 7 तक लोग जा सकते हैं, इयोसिनोफिल में 2 चीज़ें होती हैं, और बैसोफिल में हमने देखा। हम आइए देखते हैं कि बैसोफिल का शेप कैसे आपको दिखता है। आप जानते हैं कि अभी इसमें ग्रैन्यूल इसमें भी पाए जाते हैं, ग्रैन्युलोसाइट है, लेकिन इसके अंदर 2 से लेकर के 2 से ज़्यादा लोब इसमें पाए जाते हैं। बैसोफिल में 2 या 3 लोब या ट्राई लोब भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, तो बैसोफिल को ध्यान में रखिएगा। अब हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर पाएंगे। गर्ल निवास, ध्यान दीजिएगा, हैक बा, ध्यान दें। इसके माध्यम से बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे कि किसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि न्यूट्रोफिल का और क्या नाम है, या इयोसिनोफिल का और क्या नाम है, या बैसोफिल का और क्या नाम है। तो देखिए यहाँ से गर्ल हमने लिखा है, गर्ल निवास हैक बा, यानी यान से हेट्रोफिल, मतलब न्यूट्रोफिल को हम हेट्रोफिल भी कहते हैं। ई फॉर एसी हमने लिखा है, तो इयोसिनोफिल को
एसिडोफिल भी कहते हैं, और बा से बैसोफिल, यानी इसको बैसोफिल को बैसोफिल ही कहते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से आप याद कर पाओगे। तो मोटे रूप में अगर हम एक समरी को देखें तो जल्दी से देख लेते हैं। यल यल यम यन ई बी, ये चार्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट, और एन फॉर न्यूट्रोफिल, और ई फॉर इओसिनोफिल, बी फॉर बैसोफिल। टाइम कम है बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्टली लिख रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारा जो लिम्फोसाइट है उसकी मात्रा कितनी पाई गई हमारे बॉडी के अंदर। अभी आपने देखा कि 20 से लेकर के 25% तक पाई गई। मोनोसाइट की जहां तक बात की हमने 3 से लेकर 8% तक पाई गई। न्यूट्रोफिल में 60 से 65% तक की बात रही। इओसिनोफिल में हमने देखा 2 से 3% तक की, और 0.5 to 1% की बात हमने की। शेप की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने देखा कि इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो अभी आपने देखा कि राउंड होता है, शार्ट में लिख रहा हूं मैं। और मोनोसाइट इसमें आपने देखा कि किडनी शेप होता है। इसमें आप न्यूट्रोफिल में देखा आपने PMNC यानी पॉलीमार्फो न्यूक्लिएटेड सेल रहा। और इओसिनोफिल में आपने देखा कि हेडफोन की तरह से रहा। इसको चित्र में नहीं ड्रा कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और बैसोफिल में आपने देखा कि किस तरह से 2 से लेकर के 3 लोब पाए जाते हैं। और सबकी जो बनने की बात है, फॉर्मेशन की बात है, तो आप जानते हैं कि सब के सभी जो है ये सारी चीजें जो है लिम्फोसाइट को छोड़ करके ये सभी चीजें बोन मैरो में बनती हैं। यानी जो अस्थि मज्जा है यही इसकी माँ है, इन्हीं से इन सब की उत्पत्ति होती है। तो बैसो चाहे वो मोनोसाइट हो, न्यूट्रोफिल हो, या इओसिनोफिल हो, या बैसोफिल हो, ये सब बोन मैरो से बनते हैं। लेकिन हमारा ये लिम्फ जो है, ये लिम्फॉइड टिश्यू अभी हमने देखा, और लिम्फ नोड या बोन मैरो से बन करके किस तरह से जाकर के मैच्योरिटी को ऑब्टेन करता है, ये बात हमने देखा। और फंक्शन में हमने ये देखा था कि किस तरह से लिम्फोसाइट जो है हमारा ये लड़ाई, यल से हमने आपको बताया था कि लड़ाई का काम करते हैं ना, लड़ने का काम करते हैं, यानी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के रूप में रोल प्ले करते हैं। मोनोसाइट में हमने देखा था कि ये मैक्रोफेज यानी फैगोसाइटिक नेचर होते हैं, यानी उन चीज़ों को निकाल पकड़ करके खा जाते हैं। फिर इसी तरह से ये न्यूट्रोफिल भी जो है मैक्रोफेज का काम करता है, यह भी उन चीज़ों को जीवाणु विषाणु या कोको को खा जाता है। और इओसिनोफिल में हमने देखा था कि यह एंटी एलर्जिक होता है, यानी एलर्जी जो काजिंग कर रहा है बैसोफिल उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी शांत करता है। और बैसोफिल में हमने देखा था कि किस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर इसका जो शेप होता है, थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि इसका जो शेप होता है यस शेप होता है, ये याद रखिएगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यस शेप होता है। इसका जो है हेडफोन जैसा होता है। और इसका जो है अभी भी देखा आपने कि 2 से लेकर के 7 लोब पाए जाते हैं। इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा लोब पाए जाते हैं। ये आप जान ही रहे हैं कि एक ग्रेनुलोसाइट है, ये ग्रेनुलोसाइट है, ये किडनी शेप होता है इसका आकार, और इसका राउंड होता है। तो ये मोटे रूप में हमने देखा कि हमारा WBC क्या है और किस तरह से कितने WBC हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स होते हैं और उनका रूल क्या होता है। अब शॉर्टली आइए हम जल्दी से जो है WBC के कार्य को देख लेते हैं। तो WBC का मुख्य काम आप जानते ही हो, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, वर्क ऑफ, हम जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं, वर्क ऑफ WBC। तो 3 काम काफी महत्वपूर्ण है जिसे हम PASI से याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जैसे हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ हमारे बॉर्डर पे या कहीं पे जो सैनिक है वहाँ आते हैं और लोगों को वहाँ से डेड बॉडी को या और चीज़ों को हटाते हैं और लोगों को समझाते हैं। ठीक इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही हमारे हमको चोट लगता है तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उस चोट वाले स्थान पर तत्काल ये पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके जो डेड बॉडी है, डेड टिश्यू है, उनको हटाने का काम करते हैं। और हटाने के साथ ही साथ आसपास की जो सेल हैं उनको प्रेरित करते हैं कि वो नई सेल बनाएं। साथ ही साथ जो जीवाणु विषाणु माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं ताकि वो काफ़ी अंदर तक न प्रवेश कर पाएँ। तो ये हमारा पहला काम है प्रोटेक्शन देना। और दूसरा AS से आप लिख सकते हैं एक्वायर्ड स्पेसिटी इम्यूनिटी, यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कर करके वो हमारे बॉडी को सुरक्षित बनाए रखते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो है स्कैवेंजर का काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने टूट फूट हुई है या जो भी चीज़ें डेब्रीज के रूप में पड़ी हुई हैं उनको उनकी साफ सफाई में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरह से साथियों ल्यूकोसाइट्स के बारे में या WBC के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके जो डाउट हैं वो निश्चित रूप से क्लियर होंगे। अंत में जाते जाते साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
जो परिचित लोग हैं उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ऐसे गरीब छात्रों तक भी इस वीडियो पहुंचाएं जिसके जो महंगी कोचिंग फीस को वहन नहीं कर पाते हैं, ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो गार्जियन अगर पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे के जीरो से हीरो बनने के सफर में मुझे एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की भूमिका में आने में मेरा सहयोग करें। कमिंग लेक्चर हमारा होगा आरबीसी क्या है, आरबीसी ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे है और ट्रिकली समझाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल उतर जाएगा। तो हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही में एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप सभी का एक बार पुनः परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे मैं हकीम अली सर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।